बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ राइबोसोम्स। अब हम जो है बेसिकली जो पहले जो है हम सेल मेम्ब्रेन भी डिस्कस कर चुके हैं, हमने साइटोप्लाज्म भी डिस्कस कर लिया है जो मेजर पोर्शंस थे सेल के। अब हमने बारी बारी वन बाय वन डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स हैं जो कि सेल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहला ऑर्गेनल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ राइबोसोम्स। व्हाट आर राइबोसोम्स? राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रेन्यूलर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। ये टाइनी ग्रेन्यूल्स हैं जो कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हैं एंड दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। मतलब इन ऑर्गेनल्स की कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती। इनके आउटर कवरिंग, जैसे हमने पढ़ा कि हर ऑर्गेनल की आउटर कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं या वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है। तो इसी वजह से क्योंकि इसकी कोई भी आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, ये जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ वो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो चूँकि राइबोसोम्स जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं, इसलिए ये यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होंगे और ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होंगे। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कौन से ऑर्गेनल सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हैं, कौन से यूकैरियोटिक में प्रेजेंट हैं और कौन से ऑर्गेनल्स दोनों में प्रेजेंट होंगे। अब मूविंग टुवर्ड्स इट्स कॉम्पोजिशन, राइबोसोम्स बने किस चीज़ से हुए हैं? राइबोसोम्स जो हैं वो आरएनए से और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। 50% आरएनए एंड 50% प्रोटीन, मतलब इक्वल पोर्शन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन से ये बने हुए होंगे। अब राइबोसोम्स के अंदर जो आरएनए एग्जिस्ट करता है उस आरएनए को कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम आरएनए जो है वो 3 तरह का होता है, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। तो जो आरएनए राइबोसोम्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है उसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, और इसके साथ साथ 50% प्रोटीन्स भी होती हैं। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स मिलकर राइबोसोम्स बना रही होती हैं और इनका इक्वल पोर्शन होता है, इसलिए इनको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहा जाता है। फिर अब इनकी प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है? सेल के अंदर ये बन तो रहे हैं, ये बन कहाँ पे रहे हैं? They are produced and or formed in the nucleolus. Nucleolus inside the nucleus. Nucleolus एक ऐसा हम कह लेते हैं कंपार्टमेंट है या एक ऐसी जो है वो न्यूक्लियोलस पार्ट है सेल का जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस भी नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, डार्कली स्ट्रेन्ड एरिया होगा और इसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। अब राइबोसोम्स भी नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं और जहाँ पे ये बन रहे हैं न्यूक्लियोलस के अंदर वो भी नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। ठीक है, मतलब नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल से ही नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल बन रहे हैं। अब जो न्यूक्लियोलस है, हमने ये याद रखना है कि ये फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स हैं, कि राइबोसोम्स ने न्यूक्लियोलस के अंदर ही जनरेट होना है। उसके बाद आ जाते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। फंक्शन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स की टाइप्स क्या हैं। हम पहले इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि राइबोसोम्स, हमने ये तो देख लिया कि यूकैरियोटिक सेल्स में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स बिल्कुल सेम नहीं होते, इनमें कुछ डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस इनमें क्या होता है? यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं वो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं एंड ATS, और उनमें क्या है, वो जो पार्टिकल बना रहे हैं, पूरा राइबोसोम बन रहा है, वो ATS राइबोसोम बन रहा है। ATS राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स होते हैं। एक लार्जर सब यूनिट होता है जो 60S का है और स्मॉलर सब यूनिट क्या है, 40S का है। इसी तरह अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो ये स्मॉल होते हैं, क्योंकि हमने पहले देख लिया है कि दोनों सेम नहीं होते। ये स्मॉल होंगे एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम एंड द साइज़ हम इनको कहेंगे कि ये 70S राइबोसोम्स हैं। इसमें भी 2 सब यूनिट्स होंगे, एक 50S और दूसरा 30S। अब हम इसको S क्यों कह रहे हैं? S का मतलब क्या है? What is S? X is basically the Svedberg subunit. Svedberg यूनिट है। Svedberg यूनिट क्यों है? Svedberg यूनिट है क्या? नॉन एसआई यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन रेट। Svedberg जो है वो नॉन एसआई यूनिट है सेडिमेंटेशन रेट का। अब सेडिमेंटेशन रेट किसको कहा जाता है?
सेडिमेंटेशन रेट का मतलब है कि कोई भी दो पार्टिकल्स हैं, कोई भी दो अब एक कोई भी सोल्यूशन है या तो कोई उसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स लार्ज साइज़ के हैं, कुछ पार्टिकल्स स्मॉल साइज़ के हैं, और उन पार्टिकल्स को, उन मॉलिक्यूल्स को अलग करना चाह रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट था स्वेटबर्ड, उसने क्या किया, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को यूज़ करते हुए, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को यूज़ करते हुए उस सोल्यूशन को बहुत हाई स्पीड पे मूव कराया। जब सोल्यूशन को हाई स्पीड पे मूव कराएंगे तो वो अपनी डेंसिटी की बेस पे सेपरेट हो जाएगा। अब डेंसिटी की बेस पे जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी कम है, वो लेस विस्कस हैं, वो ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाएंगे, और डेंसिटी की बेस पे हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह अब उन्होंने लार्जर सब यूनिट, अगर तो ये मैस होता तो इन दोनों को कंबाइन करने से 60 और 40 ये तो 100 बनता, लेकिन ये तो 80 बन रहा है। यहाँ पे मैस नहीं है, हम इसको मैस कंसीडर नहीं करेंगे। एस का मतलब है स्वेटबर्ड यूनिट। एस को स्वेटबर्ड इसलिए कह रहे हैं कि अगर इसका जो लार्ज सब यूनिट है, जब उन्होंने उसे सेडिमेंटेशन, उसकी सेडिमेंटेशन कराई तो वो 60 एस पे जो है उसकी सेडिमेंटेशन हुई, और स्मॉल सब यूनिट की सेडिमेंटेशन किस पे हुई, 40 एस पे हुई। अब जब इन दोनों सब यूनिट्स को कंबाइन करा दिया गया, राइबोसोम बन गया। लार्ज और स्मॉल सब यूनिट के कंबाइन होने से जब राइबोसोम बन गया है तो उस पूरे राइबोसोम की जब सेडिमेंटेशन कराई गई तो वो किस यूनिट पे, किस स्वेटबर्ड यूनिट पर जाके वो सेडिमेंट हुआ, वो 80 एस पे सेडिमेंटेशन हुई उसकी। इसलिए कहा जाता है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80 एस। और सिमिलरली प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में लार्ज सब यूनिट जो है 50 एस पे सेडिमेंट हुआ, स्मॉल सब यूनिट 30 एस पे सेडिमेंट हुआ, और जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया तो ये 70 एस पे सेडिमेंट हुए पूरा राइबोसोम जो है। इसलिए यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80 एस एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70 एस। अब आ जाते हैं हम कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं, these are similar to mitochondrial and chloroplast ribosomes of eukaryotic cell। मतलब हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, इनका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है, इनके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इनके अंदर जो राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं तो ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल के, लेकिन जो इनके अंदर राइबोसोम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स से सिमिलर हैं। वो 70 एस राइबोसोम्स हैं, वो 80 एस राइबोसोम्स नहीं हैं। तो वो 70 एस राइबोसोम्स क्यों हैं? चूँकि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, इनको कहा जाता है कि ये ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बायोटिक ऑरिजिन है। ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बायोटिक ऑरिजिन इनको इसलिए कहा जाता है कि ये एक हाइपोथेसिस है, एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस। और एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस क्या कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो बहुत एंशिएंट टाइम्स में देखें, जब एवोल्यूशन हो रही थी, जब प्रोकैरियोट सिर्फ प्रेजेंट थे, तो ये बैक्टीरिया थे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें जब एवोल्यूशन हुई तो ये बजाय ये कि कहा जाता है कि एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया, और उसको डिस्ट्रॉय करने के बजाय वो उसकी बॉडी में रिटेन हुए, और विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन से वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बने। तो क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोट से निकले हैं, उनसे जनरेट हुए हैं, इसलिए इनको ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बायोटिक ऑरिजिन कहा जाता है। और इसीलिए इनके अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो भी क्या हैं, 70 एस राइबोसोम्स हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स की तरह के हैं। फिर हमने पढ़ना है कि इनका स्ट्रक्चर क्या है। जब हम इधर पढ़ के आए हैं कि जो राइबोसोम्स हैं उसमें दो तरह के सब यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं, वन इज़ स्मॉल सब यूनिट एंड द अदर वन इज़ लार्ज सब यूनिट। ये दोनों सब यूनिट्स जब ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर बिल्कुल अलग अलग जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। जैसे ही इन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है तो ये दोनों कंबाइन होंगे और फिर अपना फंक्शन परफॉर्म कर देंगे। फिर देख लेते हैं कि राइबोसोम्स अकर कहाँ पे करते हैं, मतलब इनकी अकरेंस कहाँ पे है, ये सेल में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दे आर आइदर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म, या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, या फिर ये अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पोर्शन जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं उसे हम कहते हैं कि वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होंगे, और वहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की तरह के होंगे, 70 एस राइबोसोम्स होंगे। नाउ द लास्ट वन एज
दैट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स के राइबोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। और राइबोसोम्स का जो फंक्शन है वो क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो प्रोटीन्स हमें अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। प्रोटीन्स एक मेजर कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो इसलिए राइबोसोम्स को कहा जाता है कि ये फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, कि प्रोटीन सिंथेसाइज हो ही राइबोसोम्स में रहे हैं, तो इन्हें हम कहेंगे कि ये प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो रही है, पूरा प्रोसेस तो बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है, हम सिर्फ यहाँ पे ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे कि राइबोसोम्स कैसे प्रोटीन बना रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, कि जो न्यूक्लियस है सेल का उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए में सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। डीएनए अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो आरएनए को देगा, और जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ये सेंट्रल डॉग्मा का पहला स्टेप है। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा कि मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। राइबोसोम्स उस मैसेंजर आरएनए को रीड करेंगे, और मैसेंजर आरएनए को रीड करने के बाद वो उससे इन्फॉर्मेशन लेते जाएंगे, और जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड्स ला के उनके ऊपर लगाते जाएंगे, और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटीन बनाते जाएंगे। और इस प्रोसेस को, जिसमें मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन रही होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। सो राइबोसोम्स आर बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रांसलेशन प्रोसेस, कि आरएनए से प्रोटीन कैसे बननी है। अब सपोज हम ये देख लेते हैं कि ये राइबोसोम्स के 2 इंडिविजुअल सब यूनिट्स प्रेजेंट हैं, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। यहाँ पे ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ये अलग अलग प्रेजेंट होंगे। अब ये एक मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट है, जो कि डीएनए ने इन्फॉर्मेशन पास की आरएनए को, मैसेंजर आरएनए बनाया, न्यूक्लियस के अंदर बना, और अब ये कहाँ पे आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। साइटोप्लाज्म में आने के बाद अब इसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है कि सेल को कौन सी प्रोटीन चाहिए और कौन सी प्रोटीन, कैसे कैसे अमाइनो एसिड्स लगने और प्रोटीन बननी है। इस इन्फॉर्मेशन को रीड किसने करना है, राइबोसोम्स ने रीड करना है। तो राइबोसोम्स इसके साथ अटैच होंगे। राइबोसोम के हमने देखा है कि 2 सब यूनिट है, तो मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट अटैच होगा। तब स्मॉल सब यूनिट इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये अपने साथ फिर लार्ज सब यूनिट को भी अटैच कर लेगा। ये बात याद रखनी है कि मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट ही अटैच होगा। अब ये दोनों अटैच हो गए, तो इनकी अटैचमेंट को कौन सा ऐसा आयन है जो कि कंट्रोल कर रहा है, दैट इज़ मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन इनकी अटैचमेंट को कंट्रोल करता है, और यही इन दोनों सब यूनिट्स को मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच कराता है, इन दोनों को आपस में अटैच कराता है। अब राइबोसोम्स आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर मूव करते जाएंगे, मैसेंजर आरएनए के ऊपर। इसकी इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि 3 का सेट है, कोडॉन है, 3 ऐसा सेट जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स सक्सेसिव प्रेजेंट हैं, और 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट को कोडॉन कहा जाता है। वो इस इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे, वहाँ से पता चलेगा कि अब कौन सा अमाइनो एसिड आना है। अब इनके अंदर हमने देखा था कि राइबोसोमल आरएनए है, मैसेंजर आरएनए को ये रीड कर रहे हैं। जो तीसरी तरह का आरएनए है, ट्रांसफ़र आरएनए, वो यहाँ से जब ये राइबोसोम्स इंफॉर्मेशन रीड कर लेंगे, तो ट्रांसफ़र आरएनए साइटोप्लाज्म में से जो अमाइनो एसिड चाहिए होगा उसे लेके आएंगे, और राइबोसोम के साथ जो है वो लगते जाएंगे, और प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। इसी तरह राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के ऊपर मूव करते जाएंगे, अगले कोडॉन को रीड करेंगे। अगले कोडॉन को रीड करने के बाद उन्हें पता चलेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड लगना है। ट्रांसफ़र आरएनए उस अमाइनो एसिड को लेके आएगा, और फिर से यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन जो बन रही है इसके ऊपर अटैच करके वो वहाँ से चला जाएगा। फिर इसी तरह सक्सेसिव ट्रांसफ़र आरएनएज अमाइनो एसिड्स को लेके आते रहेंगे, जो कि इसके ऊपर अटैच होते रहेंगे, और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनती चली जाएगी। जब पॉलीपेप्टाइड चेन पूरी हो गई है और अब कोई स्टॉप सिग्नल आ गया, जिसके बाद कोई और अमाइनो एसिड अटैच नहीं होना, ये पॉलीपेप्टाइड चेन राइबोसोम से जो है रिलीज़ हो जाएगी, और ये प्रोटीन की फॉर्म में यहाँ पे एक्ट करना शुरू हो जाएगी, और ये अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू हो जाएगी। अब ये
प्रोसेस जिसके अंदर एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जैसे कि ये एक मैसेंजर आरएनए है और इसके ऊपर काफ़ी सारे राइबोसोम्स अटैच हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं, या इस मैसेंजर आरएनए को जिसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हैं उसे कहा जाता है पॉलीसोम। व्हाट इज़ पॉलीसोम? ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए, के एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर काफ़ी सारे राइबोसोम्स अटैच हुए हैं। अब जब यहाँ पे ये अटैच हो रहे होते हैं तो ये कैसे अटैच हो रहे होते हैं, इनमें बॉन्डिंग किन के दरमियान में होती है? बॉन्ड किसके दरमियान में बनाते हैं? फॉस्फेट ऑफ राइबोसोमल आरएनए। जो राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट हैं उसके अंदर जो फॉस्फेट प्रेजेंट हैं उसके दरमियान, एंड द अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड जो इसका प्रोटीन पार्ट है उसके जो अमाइनो ग्रुप है अमाइनो एसिड का उनके दरमियान में बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से दोनों सब यूनिट्स आपस में अटैच होते हैं। ठीक है, यहाँ हमने इसको बहुत डिटेल में देख लिया। होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ नहीं क्लियर होता तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।